हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारतीय संसद के द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 250 हो सकती है और वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वह 245 है। इन 245 में से जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। तो इस तरह से अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 250 है और इस समय वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद से बाकी जो सदस्य बच जाते हैं अर्थात 245 से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इस तरह से 233 जो सदस्य बचते हैं उन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है इसके संबंध में देखेंगे। 235 सदस्यों का जो निर्वाचन है वह एकल संक्रमणी मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अर्थात 233 सदस्य हैं वह भारत के विभिन्न राज्यों से वहां की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन करके आते हैं। इसके साथ ही साथ जहां पर जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और उन लोगों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके साथ साथ सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, जिसमें से सबसे पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो तथा उस राज्य के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का निवासी होना चाहिए, अर्थात उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, बस उस राज्य की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। सदस्यों का जो कार्यकाल है वह सदस्यों का कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्ष होता है। राज्यसभा चूंकि एक स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। चूंकि लोकसभा मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है तथा उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु यहाँ पर राज्यसभा को राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि उसे भंग कर सकते हैं। पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यद्यपि जो 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से राज्यसभा से सदस्य निकलते रहते हैं और फिर उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। तो इस तरह से सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष है, परंतु राज्यसभा पूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। उसमें सदस्यों का जो है कि आना और जाना लगा रहता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि राज्यसभा के मुख्य रूप से पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो राज्यसभा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदाधिकारी हैं, एक सभापति और दूसरे हैं उपसभापति। संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वह उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति अब सभा का सदस्य नहीं रह जाता, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आपस में ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है और वह जैसे ही उपसभापति निर्वाचित होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता। तो उसका पद जो रिक्त होता है वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटाया
जा सकता है। उसके बाद से है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहला कार्य एवं शक्ति है विधायी शक्तियां। विधायी मीन्स विधि बनाने से संबंधित शक्तियां। वित्तीय मामलों को छोड़ करके शेष सभी विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं तथा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ से दो तीन फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं कि विधि के क्षेत्र में राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं केवल वित्त मामला को छोड़ करके। इसके साथ साथ जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जा सकती है और जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके बाद से दूसरा जो शक्ति है वह है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जबकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। और उसके साथ साथ संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है, गिर जाता है। तो इस तरह से संविधान संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके बाद से आता है वित्तीय शक्तियां। वित्त के क्षेत्र में राज्यसभा को कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं परंतु इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक वाले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। यहाँ से भी राज्यसभा को कमजोर किया गया है। इसके साथ साथ लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिनों तक राज्यसभा उस विधेयक पर विचार कर सकता है और विचार करने के बाद से राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव भी लोकसभा को प्रस्तुत कर सकता है, लोकसभा को भेज सकता है। परंतु इस संबंध में लोकसभा उस सुझाव को मानेगा या नहीं मानेगा वह उसके ऊपर निर्भर करता है और इस तरह से वित्त के संबंध में लोकसभा को विशेष रूप से शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके बाद से आता है आपका कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। चूंकि जो कार्यपालिका है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। तो कार्यपालिका के संबंध में भी राज्यसभा को कुछ कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं अगला जो शक्ति है वह है विशेष अधिकार अर्थात कुछ ऐसे अधिकार जो राज्यसभा को प्राप्त हैं लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जिसमें से मुख्य रूप से 2 प्रकार की शक्तियां हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहला शक्ति है अनुच्छेद नंबर 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है और जब वह राष्ट्रीय विषय का महत्व विषय घोषित हो जाएगा तो उस स्थिति में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है और यह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। इसके बाद से दूसरा अधिकार है वह है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं, ध्यान दीजिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकता है। तो इस प्रकार से 2 ऐसी शक्तियां हैं जो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं प्राप्त है। इसके साथ ही साथ जो राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था वह है 3 दिसंबर 1952 को, अर्थात राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। इसके साथ साथ
13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। इस तरह से राज्यसभा के संबंध में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। फिर से अगली क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक बार निवेदन है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सभी वीडियो को